स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में। दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत और इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो एनसीईआरटी और इंपॉर्टेंट बुक से सभी प्रश्नों को मिलाकर यह बुक वीडियोस आप सभी के लिए बनाया जाता है, तो ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो एक का सही उत्तर होगा सी यानी कि श्रीगुप्त। प्रश्न नंबर 2 है गुप्त किसके सामंत थे। तो 2 का सही उत्तर होगा बी यानी कि कुषाणों के। प्रश्न नंबर 3 है, हर प्रश्न पे ध्यान देना है आपको। अब जैसे प्रश्न नंबर 1 है पूछा गया है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको ये ध्यान देना है कि श्रीगुप्त थे। इसी तरह गुप्त किसके सामंत थे, सामंत, ठीक है, सही उत्तर होगा बी यानी कि कुषाणों के। प्रश्न नंबर 3 है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को, महाधिराज की उपाधि धारण की। यहाँ पे क्या कहा गया है, सबसे पहले। ये नहीं कहा गया है कि किसने महाधिराज की उपाधि धारण की, यहाँ पूछा गया सर्वप्रथम, सबसे पहले। तो 3 का सही उत्तर होगा बी यानी कि चंद्रगुप्त। इसका मतलब आपने क्या समझा कि गुप्त वंश में कई शासक हुए हैं जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की होगी, लेकिन उनमें से सबसे पहले कौन, तो होगा चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 4 पे आइए। यहाँ पर आप सभी के सामने सवाल है। यहाँ पर आपके सामने 2 सूची दिया गया है और इस सूची में 4 पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। इसी तरह सूची नंबर 2 है, उसमें 4 पॉइंट है, ए बी नहीं 1 2 3 4, ठीक है। अब बताना है कि सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 का जो पॉइंट है, जो कह सकते हैं नंबर है, ए बी सी डी और 1 2 3 4 कैसे संबंधित है। तो 4 का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मतलब ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगर हम बात करें तो ए का 1 है ना, यही तो दिया हुआ है। तो ए यानी कि प्रयाग या इलाहाबाद प्रसिद्ध अभिलेख, तो इसका संबंध होगा समुद्रगुप्त से। इसी तरह 2 यानी कि विल्सण का संबंध होगा कुमारगुप्त से, ठीक है। इसी तरह सी का 3 और डी का 4। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। 5 का सही उत्तर होगा सी यानी कि आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 6 है गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी। 6 का सही उत्तर होगा संस्कृत, यानी कि जब वो अपने दरबार में होते थे तो हर काम काज जो भी चीज़ें होती थी वो संस्कृत भाषा में होती थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है कि इतिहासकार V.S. सीमत ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। अब आपको यहाँ पर 2 सवाल आपके सामने है। पहला है कि किसने भारत का नेपोलियन नाम दिया, तो ना ये होगा V.S. स्मिथ। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इसका भी उत्तर ही जान लेते हैं। तो उत्तर सही होगा डी यानी कि समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त का संबंध होगा भारत का नेपोलियन उनको कहा जाता था, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। 8 का सही उत्तर होगा सी यानी कि स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 9 पे आइए। इसमें कहा गया है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो 9 का सही उत्तर होगा ए यानी कि कला एवं स्थापत्य। इस चीज़ पर आपको गौर करना है। कभी भी कोई पूछे गुप्त राजवंश था, देखिए सिर्फ कला और स्थापत्य के लिए ही नहीं फेमस था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था उस समय, सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस किया गया था वो यही था, ठीक है। जैसे कला पर और मंदिर पर, बड़े बड़े बिल्डिंगें, इन सब पर। प्रश्न नंबर 10 है कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा डी यानी कि गुप्त काल से। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। इसमें है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो 11 का सही उत्तर होगा सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बहुत अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, बी होगा बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 13 है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह कौन सा विश्वविद्यालय था। तो 13 का सही उत्तर होगा सी यानी कि नालंदा। काफ़ी आसान सवाल था, अगर दिमाग लगाते थोड़ा सा तो सवाल का उत्तर दिया जा सकता था। प्रश्न नंबर 14 है कि एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो 14 का सही उत्तर होगा डी यानी कि भानुगुप्त से। प्रश्न नंबर 15 है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। 15 का सही उत्तर होगा डी चंद्रगुप्त द्वितीय। ये फायान एक चीनी यात्री था, ठीक है, ध्यान देना है आपको। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन इरा किसको कहा जाता था या जाता है। डी होगा गुप्त काल, क्योंकि इसमें अभी हम लोगों ने बात किया कि इसमें कला, मंदिर, हर चीज़ का काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था और महिलाओं के बारे में भी कई चीज़ें हुई थी, तो इसीलिए इसको एक गोल्डन ईरा कहा जाता है, स्वर्ण युग, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है कि फायान कहाँ का निवासी था। तो 17 का सही उत्तर होगा चीन, जिससे अभी मैंने आपको सभी को बताया। 18 है कि सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। 18 का सही उत्तर होगा सी यानी कि वाकाटक, ठीक है। हर प्रश्न और दोस्तों आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत
लगता है आप लोगों के लिए, तो आपका भी फर्ज है कि आप लोग इसे पढ़ें और नॉलेज भाई ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें। प्रश्न नंबर 19 है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ध्यान देना है। तो 19 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 20 है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में अश्राक्रोपम कहा गया? ध्यान दीजिएगा, अश्राक्रोपम के बारे में बात किया जा रहा है। 20 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि काहोम स्तंभ लेख। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। क्या पूछा गया कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर, यहाँ पे पूछा गया किस स्थान पर भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी। अब एक सवाल में दो सवाल है। सबसे पहला कि किस स्थान पर रहेगा, ये तो भी मालूम हो जाएगा, और किससे अनुमति ली श्रीलंका के राजा ने? तो समुद्रगुप्त से। ठीक है, 21 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि बोध गया। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें पर आपको ध्यान देना है। 22 है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो 22 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि गुप्त काल में। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 23 में। इसमें है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो 23 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि शकों का उन्मूलन करने के बाद। प्रश्न नंबर 24 है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो 24 का सही उत्तर होगा विष्णु। उस काल में वहाँ के लोग, वहाँ के कह सकते हो कि राजा ब्राह्मण जो 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 सभी होते थे उस काल के दौरान, ज़्यादातर वो लोग विष्णु भगवान को, ऐसा नहीं था कि सिर्फ विष्णु भगवान, लेकिन जो एक मेजोरिटी थी वो विष्णु भगवान की तरफ ज़्यादा थी। प्रश्न नंबर 25 है कि समुद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो 25 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि शकों को पराजित करने के बाद ये काम हुआ था। प्रश्न नंबर 26 है आप सभी के सामने कि मेहरौली, जो कि दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली के जगह पर है, स्थित लोह स्तंभ यानी लोहे का खंभा का निर्माण किस सदी में हुआ? तो 26 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि चतुर्थ सदी में। प्रश्न नंबर 27 है कि फायान और हेनसांग ने, यहाँ पर खाली स्थान है, के राज्यों को देखा? तो किसके राज्यों को देखा, आइए बात करते हैं। 27 का सही उत्तर होगा डी, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। अब जब ये फायान और हेनसांग दोनों चीनी यात्री थे, ये ध्यान आपको मालूम ही होगा, जब ये लोग इनके राज्य को देखे तो इनको बहुत ज़्यादा तारीफ किए थे कि बहुत अच्छा राज्य, हर चीज़ बड़ी व्यवस्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 है कि धन्वंतरी थे, तो ये धन्वंतरी कौन थे? तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ये ध्यान देना है। इनका क्या पेशा था? तो ये थे चिकित्सक, और किसके राज दरबार के नवरत्न में से एक थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 29 है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो 29 का सही उत्तर होगा यानी कि राजतंत्रात्मक। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है कि फायान द्वारा रचित ग्रंथ फोकोकी, ये फोकोकी जो एक ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित किया गया है? तो उत्तर होगा फायान, और ये कौन था? एक चीनी यात्री था। तो इसमें कहा गया निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो 30 का सही उत्तर होगा यानी कि बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों का जो वर्णन है उसमें नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बौद्ध राज्यों का इसमें मिलता है, इसमें विवरण मिलता है बौद्ध राज्य के बारे में, गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में भी इसमें मिलता है, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों के बारे में भी मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में नहीं मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।